हेलो गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है कनेश का, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो होने वाली, जल्दी शुरू करके ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे लिंक आ जाएगी, उससे डाउनलोड कर लेना ये वाली पीपीटी, और दूसरे नोट्स, कंपाइल नोट्स भी सब्जेक्ट के बन जाएंगे, तो वो भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है वो एक कासी जुडिशियल बॉडी होती है जो एस्टेब्लिश की गई है स्टैट्यूट के द्वारा, मतलब कि लॉ के द्वारा एडजुडिकेट करने के लिए डिस्प्यूट्स जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस से। ठीक है, तो जो ये ट्राइब्यूनल होते हैं, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होते हैं, वो डिसाइड करते हैं मैटर फास्टर देन रेगुलर कोर्ट्स। ठीक है, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास नॉलेज होती है एडमिनिस्ट्रेशन की एंड सर्विस लॉज की। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होते हैं वो बाउंड नहीं होते हैं बाय स्ट्रिक्ट टेक्निकल रूल्स ऑफ सीपीसी और एविडेंस एक्ट। ठीक है, इंस्टेड वो फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, वाई दे एग्जिस्ट टू रिड्यूस द बर्डन ऑन ट्रेडिशनल कोर्ट्स। जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं उनका बर्डन कम करने के लिए ये बनाई गई थी। ठीक है, और ये स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनएक्सपेंसिव एंड स्पेशलाइज जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आम भाषा में मैं आपको बताऊं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल स्पेशल कोर्ट्स होती है जो बनाई जाती है सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट क्विकली एंड एफिशिएंटली। इनकी जरूरत क्या थी? जो कोर्ट्स थी उनके पास हैवी बर्डन होता था, तो रेगुलर कोर्ट ओवरलोड हो जाती थी, तो इसलिए इनको बनाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, सर्विस मैटर्स को बहुत टाइम लगता था। ठीक है, डिले होता था जस्टिस में। यहाँ पे स्पीडी जस्टिस होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा फास्टर जस्टिस होता है, क्योंकि ये एक ही टाइप के केसेस लेते हैं। थर्ड है टेक्निकल नेचर ऑफ डिस्प्यूट्स, जजेस नीड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज। फोर्थ है स्पीडी जस्टिस। ठीक है, ट्राइब्यूनल प्रोवाइड फास्टर डिसीजन देन ट्रेडिशनल कोर्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना इसको। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है आपने पढ़ा है। जो कंसेप्ट है ना ट्राइब्यूनल का, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ध्यान रखना। ये ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में। ठीक है, 1976 में, पार्ट 14 में। आर्टिकल 323A बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की। पार्लियामेंट एस्टेब्लिश कर सकता है ट्राइब्यूनल फॉर रिक्रूटमेंट, सर्विस रिलेटेड मैटर्स ऑफ पर्सन वर्किंग अंडर यूनियन, स्टेट, लोकल अथॉरिटीज और पब्लिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, आर्टिकल 323B बात करता है दूसरे ट्राइब्यूनल्स की, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में, काफ़ी वीडियो में पढ़ चुके हैं हम, टैक्सेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में, लैंड रिफॉर्म्स, इलेक्शंस, सीलिंग ऑन प्रॉपर्टी एटसेट्रा। इन सभी ट्राइब्यूनल के बारे में बात करता है आर्टिकल 323B। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसको आप कैट भी बोलते हो, वो क्रिएट किया गया था अंडर आर्टिकल 323A। ध्यान रखना। अब बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। पहला है एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ट्राइब्यूनल वर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। ट्राइब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड मानना था, को हाई कोर्ट के अल्टरनेट माना गया था पहले। ठीक है, कोर्ट स्टेटेड दैट एज लॉन्ग एज ट्राइब्यूनल वर एज इफेक्टिव एज इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट, मतलब कि जब तक ट्राइब्यूनल इतने इफेक्टिव रहेंगे जितने कि इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट होते हैं, तो वो रिप्लेस कर सकते हैं उनको सर्विस मैटर्स में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ। पहले तो बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, इसने रिडिफाइन कर दिया था सारा स्टेटस ऑफ ट्राइब्यूनल इंडिया में। ठीक है, क्लोज 2D ऑफ आर्टिकल 323A एंड क्लोज 3D ऑफ आर्टिकल 323B। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, ट्राई किया था एक्सक्लूड करने के लिए जुडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 136। मतलब कि आप ट्राइब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ SLP फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 136, मतलब स्पेशल लीव पिटीशन। हाई कोर्ट का कोई रोल ही नहीं था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि जो जुडिशियल रिव्यू है ना अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट या फिर अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, और ये टेक अवे नहीं किया जा सकता इवन बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो ट्राइब्यूनल आर वैलिड, ट्राइब्यूनल को वैलिड माना गया इस केस में भी, बट दे कैन नॉट रिप्लेस हाई कोर्ट। किस केस में कहा था ये, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि ट्राइब्यूनल तो वैलिड है, ठीक है, बट वो रिप्लेस नहीं कर सकते हाई कोर्ट को। ठीक है, दे एक्ट एज कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस इन देयर रेस्पेक्टिव एरिया। जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है तो वो अपने एरियाज में पहला कोर्ट माना जाता है। ठीक है, बट वो उसके बाद उसकी अपील होगी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट उसके डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, न्यू रूल में क्या हुआ था, डिसीजन ऑफ द कैट SAT आर नाउ ऑफ सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी बाय ए डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अब उसकी स्क्रूटनी कर सकता है। ठीक है, यू कैन नॉट स्किप द हाई कोर्ट एंड गो स्ट्रेट टू द सुप्रीम कोर्ट। अभी आप स्ट्रेट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो, अभी आपको हाई कोर्ट में भी जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट से पहले। ठीक है, अब ये लैंडमार्क केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना और इसको लिख करके आना एग्जाम में। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। पहले तो बात एक स्टैचुरी बॉडी है, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल क्रिएट किए जाते हैं लॉ के द्वारा, नॉट बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि कैट एस्टेब्लिश हुआ है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985। सेकंड, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। ठीक है, वो कोर्ट नहीं होती है, बट वो परफॉर्म करती है जुडिशियल फंक्शंस, जैसे कि वो पार्टी को सुनती है, एविडेंस लेती है और रीजन डिसीजन देती है। थर्ड है स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज, मतलब कि जो वहाँ पे मेंबर होते हैं वो जुडिशियल बैकग्राउंड होते हैं तो उनकी, या फिर वो
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसड होते हैं, ठीक है। ये हेल्प करता है टेक्निकल और सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने में। नेक्स्ट है स्पीडी जस्टिस। प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है कंपैरेटिवली अदर कोर्ट्स, डिले कम होता है, कंपैरेटिवली कम टेक्निकलिटीज यहाँ पे यूज होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, कोई हैवी कोर्ट फीस यहाँ पे नहीं लगती है, ठीक है। अर्ली एक्सेस होता है लिटिगेंट्स के लिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल प्रोसीजर। कोई स्ट्रिक्टली बाउंड प्रोसीजर नहीं है बाय सीआरपीसी और सीपीसी, ये गाइड किया जाता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। लिमिटेड जुरिडिक्शन ट्राइब्यूनल डिसाइड कर सकता है उसी मैटर्स को जो स्पेसिफिकली दिए गए हैं उनको लॉ के द्वारा। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हो ये पीपीटी को डाउनलोड करना, तो ये मेरी वेबसाइट है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो। मेरे सारे नोट्स, सारे पीपीटी, कंपाइल्ड सब्जेक्ट पीपीटी, सारे सब्जेक्ट की एक पीपीटी में मैंने कंपाइल करके, ठीक है, डिटेल MS वर्ड नोट्स, वो सारा कुछ इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप जाके बहुत नॉमिनल अमाउंट में जा करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ऐड हो सकते हो, उस पर मैं कुछ टाइम के लिए फ्री में डाल देता हूँ पीपीटी। तो नोट्स और पीपीटी अगर आपको चाहिए मेरी कोई भी, तो आप इस वेबसाइट पे अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस डाउनलोड कर सकते हो जाके, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसको CAT कैट बोलते हो आप लोग। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल स्पेशल ट्राइब्यूनल होता है जो एस्टेब्लिश किया गया है डील करने के लिए सर्विस मैटर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है। एस्टेब्लिश किया गया है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 और आर्टिकल 323A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जुरिडिक्शन कवर करता है रिक्रूटमेंट और सारे सर्विस मैटर्स जैसे कि पेंशन, प्रमोशन, ट्रांसफर, डिसमिसल एक्सेट्रा फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट और सिविलियन एम्प्लॉयज इन डिफेंस सर्विसेज, ठीक है, इनके लिए। इसमें से कुछ एक्सक्लूजन भी है। मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट कवर्ड बाय कैट, ध्यान रखना है, ठीक है। कंपोजिशन इसमें क्या होता है, चेयरमैन होते हैं और मेंबर्स होते हैं, ठीक है। सिंप्लिसिटी, एक पिटिशनर फाइल कर सकता है केस एक नॉमिनल फीस के साथ और इवन रिप्रेजेंट भी कर सकता है खुद का केस बिना लॉयर के, ध्यान रखना। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, पहले वो फाइल करता है एप्लीकेशन को, ठीक है। एग्रीव्ड एम्प्लॉय फाइल करेगा एप्लीकेशन को और लिमिटेशन पीरियड अप्लाई होता है, ठीक है। कुछ टाइम फ्रेम होता है, उसी टाइम के अंदर सारा काम करना होता है, ठीक है। नोटिस टू रेस्पोंडेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसके साथ वो केस कनेक्टेड है उसको नोटिफाई किया जाता है। हियरिंग, दोनों पार्टी को सुना जाता है ऑडियो अल्टरम पोर्टम, क्योंकि ये प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का और जो कि फॉलो किया जाता है। एविडेंस और आर्गूमेंट्स होते हैं, उसके बाद डिसीजन आता है। रीजेंट ऑर्डर पास किया जाता है जो कि बाइंडिंग होता है पार्टीज पे। नेक्स्ट है पावर ऑफ कैट एंड अपील। कैट की जो पावर होती है सिमिलर होती है सिविल कोर्ट से, जैसे कि वो समन कर सकती है विटनेस को, एविडेंस ले सकती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगा सकती है और रिव्यू कर सकती है अपने खुद के डिसीजन, ठीक है। अपील अगेंस्ट CAT आफ्टर L चंद्र कुमार केस, इसको याद रखना। आफ्टर L चंद्र कुमार केस कैट के डिसीजन हाई कोर्ट जाएगा पहले, उसके बाद फर्दर अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो अंडर आर्टिकल 136। आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव पिटिशन आप फाइल कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। पहले क्या होता था, हाई कोर्ट नहीं था, ठीक है। जो ट्राइब्यूनल्स थे उनके डिसीजन इक्वल माने जाते थे हाई कोर्ट्स के। अभी क्या होता है, आफ्टर L चंद्र कुमार केस के बाद कैट के डिसीजन को रिव्यू कर सकता है हाई कोर्ट और फर्दर अपील कर सकते हो बाय SLP अंडर आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान रखना। तो यहाँ पे होती है छोटी सी वीडियो कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यार, लाइक कर दो इसको, जल्दी से कमेंट करो आपका एग्जाम वगैरह क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक लिंक करिए, क्लिक करके पीपीटी डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे लिंक करिए, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वाली वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूरा सिलेबस आप यहाँ से कवर कर लेना। अगर एग्जाम है तो भाई ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।